अब हम लोग बात करते हैं ट्रांसक्रिप्शन के लिहाज से ट्रांसक्रिप्शन ऑफ डीएनए। बेसिकली हमारे पास 3 स्टेप्स होते हैं। हमारे पास इनिशिएशन होती है, एलोंगेशन होती है, टर्मिनेशन होती है। जब हम बात करते हैं इनिशिएशन के लिहाज से तो बेसिकली यहाँ पे जो हमारे पास आरएनए पॉलीमरेज होता है इसमें हमारे पास का जो एक ये स्ट्रक्चर सा होता है, इसमें हमारे पास टोटल 6 यूनिट्स होते हैं। एक हमारे पास सिग्मा यूनिट होता है, 2 अल्फ़ा होते हैं और 2 बीटा होते हैं। जो अल्फ़ा बीटा प्राइम होता है, दिस इज़ द कोर पार्ट, और जो सिग्मा होता है दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनिशिएशन ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन। ये वो पूरा पार्ट होता है, ये लॉन्गेशन करवाता है। जब हम टर्मिनेशन की बात करते हैं तो वहाँ पे हमारे पे एक रो डिपेंडेंट होती है, रो इंडिपेंडेंट होती है। जो रो डिपेंडेंट होती है बेसिकली वो हमारे पास डीएनए और डीएनए का जो बॉन्ड होता है उसकी ब्रेकेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। और जो इंडिपेंडेंट होता है वो डीएनए और आरएनए का जो बॉन्ड है उसकी रिस्पॉन्सिबल होती है, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास जो बॉन्ड होता है बिटवीन द न्यूक्लियोटाइड वो हमारे पास वीक होता है। दैट इज़ वाई यहाँ पे उसको ज़्यादा डिपेंड नहीं चाहिए होता है रो, तो दैट इज़ वाई दैट इज़ रो इंडिपेंडेंट। इसके अलावा हमारे पास 2 एंटीबायोटिक्स होती है। एक होती है राइबो 2 एंटीबायोटिक्स होती है, रिफैम्पिन होती है हमारे पास और एक्टिनोमाइसिन होती है। रिफैम्पिन जो होती है बेसिकली वो हमारे पास बीटा जो यूनिट होता है आरएनए पॉलीमरेज का, उसको इनहिबिट करती है। और जो हमारे पास एक्टिनोमाइसिन डी होती है वो आपके पास जो इलॉन्गेशन का प्रोसेस होता है इसी को इनहिबिट कर देती होती है, आरएनए पॉलीमरेज की इलॉन्गेशन को। अब हम बात करेंगे पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन की। ट्रांसक्रिप्शन हो गई, अब हम लोगों ने उसको मॉडिफाई करना है। जो ट्रांसक्रिप्शन होती है उसमें हमारे पास आरएनए फॉर्म हो रहा होता है, मैसेंजर आरएनए फॉर्म होता है और हमारे पास ट्रांसफर्स आरएनए फॉर्म होता है। थोड़ा सा हम लोग इसको रिकॉल कर लेते हैं कि जो मैसेंजर आरएनए होता है दैट इज़ 80%, आरएनए इज़ 80%, मैसेंजर आरएनए सबसे ज़्यादा कम होता है और ट्रांसफर्स आरएनए ऑलमोस्ट 15% होता है। जो आरएनए होता है ये हमारे पास के 2 सब यूनिट्स होते हैं, एक स्मॉलर सब यूनिट होता है, एक लार्जर सब यूनिट होता है। इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स 3 सब यूनिट्स होते हैं जो कि 23, 15 और 8 होते हैं, और इन केस ऑफ यूकैरियोट 4 सब यूनिट होते हैं 28, 15, 5.8 एंड 8। उसके बाद हमारे पास जो मैसेंजर आरएनए होता है, अभी हम उसका स्ट्रक्चर आके डिस्कस करते हैं तो हमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ट्रांसफर्स आरएनए में मेजर सी बात आ जाती होती है कि ये हमारे पास 15% होता है। ट्रांसफर्स आरएनए होता है स्पेसिफिक फॉर अमाइनो एसिड्स, तो ऑलमोस्ट हमें पता है कि 20 टाइप ऑफ अमाइनो एसिड होते हैं, तो ये भी ऑलमोस्ट जो होता है 20 to 40 टाइप्स का होता है। अच्छा, अब हम लोग बात करेंगे मैसेंजर आरएनए। हम लोग कहते हैं कि हमारे पास जो ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन जब हमारे पास होती है ये मॉडिफाई होता है बाय द राइबोसोमल आरएनए, बाय द राइबोन्यूक्लियस, सॉरी। ट्रांसफर्स आरएनए जो होता है इसका एक क्लोवर लीव सा एक स्ट्रक्चर होता है इस तरह से। अब ये 5 प्राइम एंड होता है और ये एक एंटीकोडॉन स्ट्रैंड होता है। जो 5 प्राइम एंड होता है इस पर 16 न्यूक्लियोटाइड होते हैं और एंटीकोडॉन पे 14 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दीज न्यूक्लियोटाइड एंड सूडोयूरासिल एंड द डायहाइड्रोयूरासिल इसकी मॉडिफिकेशन हो जाती है। जो मैसेंजर आरएनए होता है उसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है कि ये 5 प्राइम एंड है, ये 3 प्राइम एंड है। यहाँ पे हमारे पास जो है वो एक कैप होता है जो कि 7 मिथाइल जीटीपी होता है, वो आके अटैच होता है, दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेकग्नाइजेशन साइड। और 3 प्राइम एंड के ऊपर हमारे पास क्या होता है, पोली ए टेल होती है। जब हमारे पास पोलीमरेज पोली एडिनोसिन एडिनेज जो इंजाइम होता है वो इसको रिकग्नाइज कर लेता होता है। यहाँ पर एक सीक्वेंस होता है जो कि यूनिवर्सली यही सीक्वेंस होता है पोली ए टेल के अंदर। जब हमारे पास एंजाइम इस सीक्वेंस को रिकग्नाइज कर देता होता है तो वो फर्दर एडिनिन को इसमें ऐड ऑन करना शुरू कर देता होता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं स्प्लाइसिंग के लिहाज से। स्प्लाइसिंग बेसिकली हमारे पास एक ऐसा मैकेनिज़्म होता है जिससे हम लोग उन प्रोटीन्स को रिमूव करते होते हैं जो कि हम लोगों को नहीं रिक्वायर्ड होती, उस मैसेंजर आरएनए को रिमूव करते होते हैं जो कि हमें नहीं रिक्वायर्ड होती फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोटीन्स। वो मैसेंजर आरएनए जो कि हम लोगों को नहीं रिक्वायर्ड है दैट इज़ कॉल्ड एज इंट्रॉन, और जो रिक्वायर्ड है दैट इज़ कॉल्ड एज एक्सॉन। इस तरह से ये ऑल्टरनेटिवली प्रेजेंट होते हैं। अब हम लोगों को इन इंट्रॉन्स को निकालना है क्योंकि ये नॉन फंक्शनल प्रोटीन्स बनाते हैं और एक्सॉन फंक्शनल प्रोटीन बना रहे होते हैं। सो हम लोगों को इसके लिए एक प्रोटीन रिक्वायर्ड होती है दैट इज़ कॉल्ड एज स्नर्प। स्नर्प क्या करती है, हम इसमें इतना पार्ट ले लेते हैं, ठीक है। स्नर्प क्या करती है, ये हमारे पास इंट्रॉन है और यहाँ पे एडिनोसिन अटैच हुआ है और यहाँ पे स्नर्प है। स्नर्प जो है वो आके इसका फॉस्फेट पार्ट हाइड्रोक्सिल के एडिनोसिन के हाइड्रोक्सिल वाला जो पार्ट से इंटरेक्ट करता है और ये आपके पास रिमूव हो जाता है। जब ये रिमूव होता है तो पीछे आपके पास 2 एक्सॉन्स ही रह जाते हैं और ये एक्सॉन क्या करते हैं, E1 का हाइड्रोक्सिल
E2 का फॉस्फेट आपस में इंटरेक्ट करके ये दोनों यूनाइट कर जाते होते हैं और एक हमारे पास फंक्शनल प्रोटीन जो है वो फॉर्म हो जाती होती है। अगर इस नर्व की म्यूटेशन हो जाती होती है तो दैट लीड्स टू सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसिस, ठीक है, जिसमें हमारी बॉडी अपने ही बॉडी के ही अगेंस्ट जो है वो एंटीबॉडीज जनरेट होनी शुरू हो जाती है। फर्दर हम इसमें पॉइंट डिस्कस करते हैं जो कि इसके अलावा हमारे पास ऑल्टरनेट स्प्लाइसिंग भी हो सकती है जिसमें हमारे पास मल्टीपल जो है वो प्रोटीन्स फॉर्म हो जाती होती हैं।